हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और 2 दिन के लंबे गैप के बाद आपसे फिर एक बार फिर हम मिले हैं। तो 2 दिन का लंबा गैप हो गया है, आपको पता है जैसा कि 2 दिन का गैप, ठीक है। और ये जो हमारी क्लास है 67वीं क्लास है, 66 क्लास इससे पहले आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी ज़्यादा क्लास करा रहे हैं तो उसके बाद आपको पता है कि इतनी सब जब ज़्यादा क्लास हो चुकी हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर मिल रहा होगा। ठीक है, आप वहाँ जुड़िए हमारे साथ, देखिए उन चीज़ों को जो हमने क्लास कराई है, उन चीज़ों को आप करिए और देखिए कि क्या क्या है उसमें। आपको इतिहास जो अपने आप में एक डरावना विषय लगता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कराया है। सिंपल सिंपल तरीके से और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें वहाँ में मैंने कराई हैं और उससे भी थोड़ा हट के भी कराया है। हर एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं। हर एक चीज़ को मैंने एनालिसिस किया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, आप उन क्लासों को देखिए। तो ये शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 गुलाम वंश को, क्योंकि इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 आ चुका है। इसमें मैंने केवल यही बताया था कि कितने शासक आए, कौन कौन से शासक आए, किसका शासनकाल सबसे ज़्यादा रहा था, अंतिम शासक को अंतिम जो वंश था वो कौन सा वंश था, कितने प्रमुख वंश आए दिल्ली सल्तनत पर। तो इन्हीं के विषय में हम पहले ही ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यह है गुलाम वंश। क्या है ये? गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश को कितने नामों से जाना जाता था, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। गुलाम वंश को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे दास वंश भी कहते हैं। गुलाम का अर्थ होता है दास, तो पहले तो इसे दास वंश ही कहते थे, याद रखना। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं, दास वंश भी इसे कहते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये दास होता है किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का दास होने के कारण इस वंश को दास कहा गया, क्योंकि सबसे पहला जो संस्थापक होता है दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है और वो दास होता है किसका? मोहम्मद गोरी का, इसलिए इस वंश को दास वंश कहा गया। अब बात आती है इस वंश को ममलूक वंश कहा किसने कहा। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश, इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, याद रखना। और हबीबुल्लाह के द्वारा इस वंश को ममलूक वंश कहा गया था। हबीबुल्लाह ने इसका नाम दिया था ममलूक वंश, इसलिए इसे ममलूक वंश कहते हैं। इसके साथ साथ इसे इलवारी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलवारी वंश कहते हैं। और इलवारी वंश इसे क्यों कहा जाता है, नंबर 3 की बात करें तो इसे इलवारी वंश भी कहा जाता है। इलवारी वंश देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि बलवन जो था इलवारी जाति का था। तो बलवन इलवारी जाति का था, तो इसलिए बलवन के इलवारी जाति के होने के कारण ही इसे इलवारी वंश कहा गया। अब बात आती है प्रारंभिक तुर्क। इसे प्रारंभिक तुर्क वंश भी कहा गया था। ठीक है, प्रारंभिक तुर्क वंश भी कहा गया था, प्रारंभिक तुर्क। क्योंकि देखिए तुर्क जो आते हैं उनमें से पहले आता है मोहम्मद गोरी, उसके बाद जो आते हैं, ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक तुर्क थे। तो इसलिए इसे बताया गया कि एक तुर्क जाति से संबंधित थे और इन्होंने इसको नाम दिया था, कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसको नाम दिया गया था और इसलिए इसे कहा जाता है तुर्क वंश, यानी प्रारंभिक तुर्क वंश। ठीक है, तो इसलिए इसे नाम दिया गया था प्रारंभिक तुर्क वंश। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक जो शासक होते हैं वो तुर्क होते हैं और इसलिए इसको नाम दिया गया था तुर्क वंश। देखिए, ममलुक की बात करें तो ममलुक वंश जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या है ये? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना, भाषा का शब्द है। ठीक है, ये जो है ममलुक जो होता है अरबी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त होना। ठीक है, ममलुक का अर्थ होता है कि गुलामी के बंधन से मुक्त होना। अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त होना, यही आपका ममलुक कहलाता है, गुलामी के बंधन से मुक्त होना। ठीक है, गुलामी के बंधन से मुक्त होना यही कहलाता है आपके ममलूक वंश। इसका अर्थ होता है ममलूक का गुलामी के बंधन से मुक्त होना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करें तो ये देखिए 1206 से चलता है इसका शासनकाल, 1206 से लेकर के, ठीक है, 1290 तक इसका शासनकाल चलता है। क्रम से इसमें बहुत सारे शासक आते हैं, क्योंकि मैं शासकों को एक करके मैं लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। पहली वाली क्लास जो मेरी हुई थी उसमें मैंने शासकों के बारे में ही बात करी थी, कौन कौन से शासक क्रम से यहाँ आते चले गए। तो याद रखना 1206 एडी में इसकी स्थापना होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की या ममलूक वंश या इलवारी वंश या प्रारंभिक तुर्क वंश इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना के बाद बहुत सारे शासक आते हैं, क्रम से बहुत सारे शासक आएंगे और यहाँ से जो चलता है बलवनी का, बलवनी वंश भी कहते हैं इसे, इलवारी वंश भी कहते हैं। और यहाँ पे परिस्थितियाँ, कंडीशन कुछ बदल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के, अब चलते हैं। देखिए
बिल्कुल आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आए हैं, बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ क्लास करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को लिए मिलेंगी वहाँ पर। जैसे कि आप क्लास करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करें। मेरे पीछे जो इमेज दिख रही है इनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और बराबर में देखिए इनको कुतुबुद्दीन ऐबक के इसमें बराबर में एक आपको दिख रहा होगा, ये कुतुब मीनार है, बख्तियार, ठीक है, जो एक वो थे, ठीक है, कुकी सूफी संत थे, उन्हीं की याद में बनाई गई थी, इसकी नींव भी रखी गई थी बहुत पहले। चलिए शुरू करें। देखिए ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इन्होंने 1206 एडी में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है जी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी इन्होंने 1206 एडी में। लेकिन ये जो है शासक नहीं बना था उस समय तक, ये केवल एक सिपह सालार के रूप में कार्य करता रहा, बहुत समय तक सिपह सालार के रूप में कार्य करता रहा। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, इनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये रे, ठीक है। ममलूक यानी वंश जो था इनका ममलूक वंश था, यानी गुलामी के बंधन से मुक्त ममलूक वंश थे। तो याद रखना, वास्तविक संस्थापक इन्हें इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि 1210 एडी में इल्तुतमिश ने स्थापना करी थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि सुल्तान के रूप में बैठा था, और दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सुल्तान आते हैं। ठीक है, चलिए। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है जी, ऐबक के अर्थ की बात करें तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ठीक है, तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ। कब हुआ था जी, 1206 में। मैंने लिख दिया ऊपर कि ऐबक का जो ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है वो 1206 एडी में ऐबक का राज्याभिषेक होता है। इसके बाद ये जो है, देखिए ऐबक की बात करें तो ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, क्योंकि 1206 एडी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम होते हैं। 3 प्रमुख गुलामों में तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो उसका नाम होता है ताजुद्दीन यलदोज, और तीसरा जो होता है नासरुद्दीन कुवाचा। तो कुवाचा, ये 3 प्रमुख गुलाम होते हैं किसके, मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम होते हैं। ये इसके जीते हुए क्षेत्रों को आपस में बांट लेते हैं। 3 प्रमुख गुलाम, ये गुलाम होते हैं 3 प्रमुख। देखिए ये जो दोनों होते हैं, ये जो है आपके गजनी यानी अफगानिस्तान वाला, और आपके सिंध और मुल्तान वाले क्षेत्र को दोनों आपस में बांट लेते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को जो साम्राज्य मिलता है, जो क्षेत्र मिलता है, वो उत्तर भारत वाला क्षेत्र मिलता है, यानी दिल्ली से लेकर के बंगाल वाला क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्योंकि 1204 एडी में आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। ये बंगाल अभियान करता है, असम वाले क्षेत्र में जाता है, बंगाल में जाता है, ठीक है, बिहार वाले क्षेत्र में जाता है, और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। ठीक है, अभियान करता है उस समय। तो वहां तक इसका क्षेत्र था मोहम्मद गोरी का, और उसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार क्षेत्र में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। जब इसका 1206 एडी में इसका राज्याभिषेक हुआ था तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उस समय लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1208 एडी में 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद, देखिए इसने इसको छत्रसाल भेजे थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें भेजी। भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र दिया, और दास मुक्ति पत्र दिया, उसे सुल्तान की पदवी से नवाजा। लेकिन इसने सुल्तान की पदवी लेने से मना कर दिया। ये कह रहा था कि मैं दास हूं तो मैं दास के रूप में ही यहाँ पर मैं सेवा करता रहूंगा, मैं अपने मालिक के प्रति नहीं जाऊंगा, मुझे सुल्तान की उपाधि नहीं चाहिए। इसको छत्रसाल भी भेजी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छत्रसाल भी भेजी थी, बहुत ठीक है। एक लिबास भेजा था इसके लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। नाम था इसका गयासुद्दीन महमूद। तो गयासुद्दीन महमूद कौन था, मोहम्मद गोरी का भतीजा था ये। 1208 एडी में इसको ये भेजता है। पहले 1208 एडी से पहले ये सिपह सलार के रूप में कार्य करता रहता है। उसके बाद ये सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, मना कर देता है, लेकिन फिर भी ये पहला सुल्तान माना जाता है दिल्ली का। ठीक है, इसे लाख बख्श भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करता था। लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया है। क्या कहा गया है, यह लाखों का दान दिया करता था,
इसलिए उसे लाख बख्श और हाथियों का दान करने के कार्य से पील बख्श कहा गया है। क्या कहा गया है जी? पील बख्श। तो पील बख्श कहा गया है इसे, ठीक है, पील बख्श कहा गया है। लाखों का दान करने के कारण से लाख बख्श कहा गया है, जबकि हाथियों का दान, क्योंकि हजारों हाथियों का दान करता था और हाथियों के दान करने के कारण इसे पील बख्श कहा गया। तो याद रखना, इसने जो उपाधि धारण की थी, लाख बख्श, पील बख्श, ठीक है, कुरान खवा, ठीक है, कुरान खवा, ठीक है, याद रखना, इसे कुरान खवा की भी उपाधि धारण थी, कुरान खां, ठीक है, कुरान खवा, ठीक है, कुरान खवा की उपाधि से भी इसे सुशोभित किया गया था। याद रखना, कुरान खां की उपाधि से भी इसे सुशोभित किया गया था। ये क्यों किया गया, क्यों इसे कुरान खां की उपाधि से सुशोभित किया गया था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कंठस्थ थी पूरी कुरान को एकदम मुंह जवानी सुना दिया करता था, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिए, इसे हातिम द्वितीय के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके ने हातिम द्वितीय की उपाधि भी धारण करी थी। किसकी? हातिम द्वितीय। तो याद रखना ना, हातिम द्वितीय की उपाधि, कुरान खवा की उपाधि, ठीक है, और इसी के साथ साथ लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि से भी इसे सुशोभित किया गया था, ठीक है। बहुत सारी उपाधियां धारण करी थी इसने। कुरान खां की उपाधि, तो 4 प्रमुख उपाधियां थी इसके पास, पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय पूछा जाए कि निम्नलिखित में से दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिसे हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए, ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, ठीक है। देखिए, निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? सबसे पहले की बात करें तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी जो नींव रखी थी 1199 एडी में। 1199 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन उसके बाद इसको पूरा नहीं कर पाया था। ये मृत्यु हो जाती है 1210 एडी में, इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो अगला शासक आता है, इसका नाम होता है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो होता है अगला शासक आता है, और ये 1210 से लेकर के, मतलब देखा जाए तो लास्ट में बना था, 1210 भी आता है इसका शासनकाल, 1211 भी आता है। तो 1210 एडी से लेकर के 1236 एडी तक इसका शासनकाल रहता है, और 1229 एडी में ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराता है। तो इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया गया था। 1229 एडी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ था इल्तुतमिश के समय में। तो इसने कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई। बाद में इस कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने 1229 एडी में कराया था। याद रखना, 1229 एडी में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसने? नाम क्या था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, इसकी याद में कराया था इसने, ठीक है। आगे देखिए, इसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य, याद रखना, पूछा जाता है। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो विग्रह विशलदेव चतुर्थ के द्वारा अजमेर के संस्कृत महाविद्यालय में बनाया गया था, यानी इसको तोड़ करके बनाया गया था, इसको याद रखना, जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। किसने? दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम, याद रखना, कुब्बतुल इस्लाम, और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। अजमेर राजस्थान, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, जो विग्रह विशलदेव चतुर्थ के द्वारा अजमेर के संस्कृत महाविद्यालय में बनवाया गया था। इसका निर्माण कराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 एडी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी, लाहौर में ही, ठीक है। 1210 एडी में घोड़े पर ये चौगान खेल रहा था, यानी पोलो खेल रहा था, घोड़े पर बैठ करके एक पोलो खेला जाता है, एक खेल खेला जाता है। उसी समय लाहौर में ये खेल खेल रहा होता है, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 एडी में लाहौर में ही घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका बेटा आता है कुछ समय के लिए, इसका नाम होता है आराम शाह। इसको आराम बहुत पसंद होता है। आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बनता है, इसको आराम बहुत पसंद होता है, इसलिए इसको आराम दे दिया जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, कहाँ गया जी, ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, इसका पुत्र आराम शाह होता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को दिल्ली का शासक बनाया जाता है। पुत्र आराम शाह आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ कर दिया, ठीक है। दिल्ली के पास ही दोनों के मध्य युद्ध होता है, ठीक है। दिल्ली के समीप ही एक जगह है, उस जगह का नाम बताऊं तो देखिए, दिल्ली के समीप एक जगह का नाम है जद, ठीक है।
जद एक जगह का नाम है, इस जगह पर दोनों के मध्य युद्ध होता है। जब इल्तुतमिश शासक यानी शासक नहीं होता है, केवल एक सूबेदार होता है, उसे जागीर दे जाते हैं बदायूं। तो बदायूं का एक सूबेदार होता है, ठीक है, बदायूं का सूबेदार। तो बदायूं का सूबेदार होता है कौन? इल्तुतमिश, बदायूं का सूबेदार उस समय सूबेदार, बदायूं का सूबेदार होता है उस समय इल्तुतमिश। और जद नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध होता है, आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है। दिल्ली के समीप एक स्थान होता है, उसमें युद्ध होता है दोनों के मध्य। और इस युद्ध में आराम शाह की हार होती है, इल्तुतमिश की जीत होती है, और इल्तुतमिश आगे जाकर के दिल्ली का सुल्तान बनता है, ठीक है। और इसे वास्तविक सुल्तान माना जाता है। दिल्ली का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो पहली राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी जो थी वो पहले लाहौर थी। क्या थी जी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर इसकी राजधानी थी दिल्ली सल्तनत की, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश के समय में लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली को बना दिया जाता है, और दिल्ली सल्तनत की बाद में आखिर तक भी राजधानी रहती है, ठीक है। तो दिल्ली की जो राजधानी थी वो दिल्ली सल्तनत की राजधानी पहले लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। बाद में दिल्ली को दिल्ली की राजधानी बना दिया जाता है, दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी दिल्ली को बना दिया जाता है, किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जद नामक स्थान पर आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में आराम शाह की हार होती है, इल्तुतमिश की जीत होती है, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है इल्तुतमिश, ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का एक सहायक, जिसका नाम था ऐबक का एक सहायक जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा 1203 और ठीक है 1203 और 4 में एक अभियान किया गया था। 1203 और 4 में एक अभियान किया गया था, ठीक है, जिसे बंगाल अभियान भी के नाम से हम जानते हैं। ये उसी समय जब मोहम्मद गोरी भारत में आया था तो उसी समय ये भी आया था। और ये एक सेना नायक था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था, ठीक है। और इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, उसकी लाइब्रेरी में आग लगवा दी थी। तो याद रखना, बख्तियार खिलजी वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया और उसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी जी? आग लगा दी थी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगला जो शासक आता है इसका नाम होता है आराम शाह। देख सकते हैं भाई साहब, ये आराम शाह, ठीक है। अगला शासक आराम शाह आता है और इसको आराम बहुत पसंद था। देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके आराम तलब व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम तलब मतलब आराम शाह इसका बेटा भी मानते हैं इसे, ये कहते हैं इसका दामाद भी था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की तो कोई पुत्री थी, तो पुत्री में से उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन ये मानते हैं कि ये उसी का बेटा था, क्योंकि इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो उस समय उसको आमंत्रित किया जाता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए, आमंत्रित करते हैं। वहाँ के जो अमीर लोग होते हैं, अमीर बोला जाता था उन्हें, मंत्री होते थे उस समय, प्रमुख मंत्री। तो अमीर लोग जो होते हैं इसको आमंत्रित करते हैं दिल्ली की सल्तनत पर बैठने के लिए। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, सॉरी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश उस समय जो बदायूं का सूबेदार होता है, बदायूं यानी बुलंदशहर में पड़ता है, तो बदायूं का सूबेदार होता है और यहाँ का सूबेदार होता है, इसको आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। आराम शाह उस समय दिल्ली का शासक बनता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, 1210, देखिए यहाँ पे समय अवधि लिखी भी है। तो 1210 AD तक ही कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए शासक बनता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद था ने आराम शाह की हत्या कर दी। कहाँ पर? दिल्ली के समीप, ठीक है, दिल्ली के समीप। मैंने अभी बताया था दिल्ली के समीप, दिल्ली के समीप एक जगह है, उसका नाम है जद। जद या जड़ के नाम से आता है, ठीक है, जड़, जद या जड़ के नाम से एक जगह का नाम है। उसी के समय में 1210 AD में दोनों के मध्य युद्ध होता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से जाता है बदायूं से, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश यहाँ से बदायूं से जाता है और दिल्ली के समीप ही जाने के बाद वहाँ पर युद्ध होता है। और इस युद्ध में इल्तुतमिश की जीत होती है, कुतुबुद्दीन की हार होती है। इस तरीके से आराम शाह अबदस्त कर दिया जाता है। अबदस्त का मतलब होता है गद्दी से हटा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और अब अगला जो शासक आता है उसका नाम होता है इल्तुतमिश। बहुत महत्वपूर्ण शासक है, यहीं से दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना और वास्तविक संस्थापक भी यहीं से मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में इल्तुतमिश के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है।
क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को आगे भी आप अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हैं, भेज दीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े रहें, और जो नए जुड़ रहे हैं वो भी जुड़े रहें। पीछे वाली क्लासों को देख लीजिए, 67 क्लास हो चुकी हैं, 67वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले 66 क्लास ऑलरेडी हो ही चुकी हैं इतिहास की। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में आसान आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ बना बना कर बता रहा हूँ। चाहो तो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो बगैर पीडीएफ के मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीडीएफ का माध्यम ये है कि बच्चे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे आजकल थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के मिले, जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं उन्हीं को वहाँ पर दिखाया जाए। जैसे ये आराम सा है, आपको पिक्चर देख करके भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।